All the participants and honorable speaker, it's a time to start session. Assalamu alaikum, myself Tehreem Farooq, host of Urban Unicorn Pakistan. First of all, Ramzan Mubarak to all of you. Here I would like to give the brief introduction about the Urban Unicorn Pakistan. This is non-profitable organization. It works for the betterment and welfare of mankind and helping the students and professionals in polishing their knowledge by providing this platform. Beside this, ladies and gentlemen, we have an amazing personality in this entire room. And I want to introduce our honorable guest speaker, Ma'am Zunaira Bashir. She is clinical dietitian, master in human nutrition and dietetics. She is the lecturer at ACE Institute of Medical and Emerging Sciences. She is presenting her knowledge on the topic of unhealthy emotional eating. So without wasting time, we start our session. It's my humble request to participants to keep yourself muted. And I requested to our respected ma'am to start session. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। माय नेम इज सुनैरा। जैसे कि कुछ लोग पिछली दफ़ा भी मैंने सेशन दिया था तो काफ़ी लोग मुझे जानते होंगे, कुछ ने पिछली दफ़ा भी सेशन अटेंड किया होगा और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। और अब आज टॉपिक पे हमें डिस्कशन करने का मौका दिया जा रहा है, वो है अनहेल्दी इमोशनल ईटिंग। इट्स वेरी सिंपल टॉपिक और इसकी अवेयरनेस हर स्टूडेंट को होनी चाहिए और नॉर्मल भी लोगों को होती है कि जो अनहेल्दी ईटिंग है, जो इमोशनल ईटिंग है, जो ऐसी चीज़ें कुछ होती हैं जो हमें हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं, हम वो डाइट ले रहे होते हैं जो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है और हमें पता भी होता है, हमें इस चीज़ का आइडिया भी होता है, लेकिन हम उसको बॉदर नहीं करते, हम परहेज़ नहीं करते। हम अपने ईटिंग पैटर्न्स को, अपनी ईटिंग हैबिट्स को, डाइटरी हैबिट्स को इस तरह से चेंज नहीं करते, मॉडिफ़ाई नहीं करते जिस तरह से हमें करना चाहिए। तो आप लोग वन बाय वन जिसको भी मैं कहूँगी या जो भी जिसको इसका आंसर आता होगा, आप लोग अपना हैंड रेज़ करके अपना जो है ना वो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जो क्वेश्चन मैं करूँगी। ये बहुत सिंपल टॉपिक है। आप लोग जानते हैं कि हेल्थ क्या होती है? कोई ऐसा स्टूडेंट जो बताना चाहे हेल्थ की डेफिनेशन? मैं बताऊं? यस, श्योर। The physical and mental behavior, normal and social mean anxiety जी, जी। is called health. ठीक है। तो कौन-सी ऐसी चीज़ें होती हैं, शाबाश, थैंक यू। कौन-सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप खाते हैं और आपकी जो हेल्थ पे है वो इफ़ेक्ट होता है? कोई स्टूडेंट बता सकता है? मैम जंक फूड्स। जी, उसमें क्या-क्या आ जाता है और जी, जी बताएँ। काइंडली आप एक स्टूडेंट ही एक टाइम में बोले। फास्ट फूड आ जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं। जी। मैम कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं उनमें और फास्ट फूड आ जाता है, डीप फ्राइड फूड आ जाता है। मैम रोज़ खोलने से पहले पानी। ओके। तो क्या आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया है कि ये चीज़ हमारी बॉडी पे किस-किस चीज़ को इफ़ेक्ट करती है, अनहेल्दी जो इमोशनल ईटिंग है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम इमोशनल ईटिंग कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ नेगेटिव थॉट्स होते हैं या हमें स्ट्रेस होता है या हमें एंग्ज़ायटी होती है या हम सैड होते हैं, तो इसमें भूख भी जो ईटिंग भी जो है ना वो 2 तरह की होती है। एक इमोशनल ईटिंग होती है, एक फिज़िकल ईटिंग होती है। मतलब ये हंगर के टाइप्स हैं, एक इमोशनल हंगर होती है, एक फिज़िकल हंगर होती है। तो इमोशनल हंगर से आपको देख के क्या लगता है कि इमोशंस से क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं? किस-किस चीज़ से एसोसिएट करते हैं हमारे इमोशंस? कोई बता सकता है? स्ट्रेस। जी, और? यस मैम, स्ट्रेस और स्ट्रेस के अलावा हमारे पास एक्सट्रीम जब हमारी हैप्पीनेस होती है, जैसे वेडिंग्स की हम बात कर लें, और जी। इसके अलावा स्ट्रेस की भी बात कर सकते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है, जब उनको स्ट्रेस होता है तो उनको काफ़ी ज़्यादा खाने की आदत होती है।
या बिल्कुल टेंशन ऐसा कोई ही है। होती है उनको? जैसे कोई भी टेंशन हो, अच्छा फिजिकल हंगर क्या होती है? फिजिकल हंगर ये होती है कि जब हमें आहिस्ता आहिस्ता हमें फील होता है कि हमें भूख लग रही है, ठीक है। और जो इमोशनल फीलिंग होती है, हमारी जो इमोशनल ईटिंग होती है, उससे हमें क्रेविंग वाली फीलिंग आती है कि यार हमें क्रेविंग हो रही है इस चीज की, और हम कहते हैं कि अभी के अभी हमें ये खाना है, हमें फ्राइज खाने हैं, हमें कप केक खाना है, हमें चॉकलेट खानी है, हमें बहुत सी इस तरह की क्रेविंग्स होती है। तो गर्ल्स के साथ ये ज्यादा इशू होता है कि उन्हें क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, फिर हमारा मूड जो है वो और अपसेट हो जाता है, हम सैड हो जाते हैं अगर हमारी क्रेविंग, जो हमें खाने की चीज की क्रेविंग हो रही है, वो हमें अवेलेबल नहीं होती। कभी हमारा दिल करता है हम बर्गर खाएं, कभी स्पाइसी फूड्स खाएं, तो ये सब जो है ना वो इमोशनल ईटिंग है, जो कि हमें वेट गेन की तरफ लेकर जाती है। हमारा वेट लूज नहीं होता, इससे हमारा वेट गेन होता है, और डिफरेंट हमें जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ ये चीज ले जाती है। एक तो हम उस टाइम पे जब हम इमोशनल हुए होते हैं तो हम एक अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, जो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फिजिकल हंगर में है और इमोशनल हंगर में नहीं है, और क्या डिफरेंस है इन दोनों में। कोई बता सकता है कि फिजिकल हंगर क्या होता होगा, उसमें हमें भूख का हमारा जो निजाम है वो कैसा होता होगा? एनीबडी एल्स? आपको अचानक से भूख लग जाती है मतलब, या फील होता है कि अब हमें भूख लग रही है, हमें कुछ खाना चाहिए? मैम जब हम अपनी काफी एनर्जी यूज करते हैं किसी भी काम में, जैसे जी। फॉर एग्जांपल हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या हम कोई भी अपनी मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, जी। या कुछ टाइम बाद, कुछ घंटे गुजरने के बाद, तो हमें जी। ऑटोमेटिकली हमें भूख लगती है, हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, तो इसलिए हम खाते हैं, वो हमारा फिजिकल ईटिंग में आ जाता है। वेल डन बेटा। जिस तरह से ऐसे होता है कि आपका जो स्लोली स्लोली आपको फील होना शुरू होता है कि हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो कैलोरीज हैं वो यूटिलाइज हो रही हैं ओवर द टाइम, और फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी आप काम कर रहे हैं, या घर में जो फीमेल्स हैं वो काम कर रही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें डिवेल्प होती हैं कि अब हमें भूख लग रही है। और इसमें होता है कि आपका जो फीलिंग ऑफ फुलनेस, आप खा लेते हो तो आपका पेट भर जाता है, मतलब आपको जितनी कैलोरीज की जरूरत होती है आप उतना ही खाते हो, आप ओवर ईटिंग नहीं करते, ठीक है। तो इसमें आपका जो है ना नेगेटिव थॉट्स भी नहीं होते, लाइक आप नॉर्मल उसमें होते हो कि आके आपके फिजिकली आपको जो है ना आपको भूख लग रही है, आपकी एनर्जी यूटिलाइज हुई है, तो आपका खाने को दिल कर रहा है। लेकिन इमोशनल ईटिंग में आपकी जो हंगर है, जो आपकी सटाइटी वैल्यू है, वो आपकी सडनली जो है वो क्रेविंग्स आना शुरू हो जाएंगी, सडनली डेवलप होगी ड्यू टू आपका हैप्पीनेस की वजह से भी हो सकता है, कोई सैड एंजाइटी की वजह से आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, आपका वाइवा अच्छा नहीं हुआ, या आप बहुत एक्साइटेड हैं, आपके आपका रिजल्ट आया, बहुत एक्साइटेड हैं। इस तरह के डिफरेंट जो है ना इमोशंस को लेके हमारी जो हंगर है वो, उसकी फीलिंग जो है वो डेवलप होती है। आप इस फीलिंग में जितना मर्जी इंटेक कर लें, जितना मर्जी खा लें, लेकिन आपका जो फुलनेस है, फीलिंग ऑफ फुलनेस वो फील नहीं होगी, ठीक है। आपको लगेगा कि मुझे और खाना चाहिए, मुझे और भूख लगे, क्योंकि उस टाइम पे आपको नहीं पता होता, आप इतने जज्बाती हुए हुए होते हैं कि आपको नहीं पता होता कि आपको कितनी कैलोरीज की जरूरत है और आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। आप ओवर इंटेक कर रहे हैं, ज्यादा इंटेक जो है वो न्यूट्रिएंट्स का कर रहे हैं, या जो भी अनहेल्दी फूड है उसका, ये सारी ये, क्योंकि इसमें पॉजिटिव थॉट्स लाइक हैप्पीनेस के थ्रू भी आ सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स का भी मैंने आपको बताया है, ये भी आ सकती है, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिनमें हम जो है वो स्किप कर देते हैं अपने मील्स के अंदर, अपनी जो डाइटरी हैबिट्स हैं उन्हें हम जो है वो कह लें कि बैड ईटिंग हैबिट्स हैं, बैड डाइटरी हैबिट्स हैं, जो अनहेल्दी हैबिट्स होती हैं। उनमें सबसे पहला होता है, सबसे फर्स्ट अगर हम हैबिट देखें तो कुछ लोग इसी सेशन के अंदर ऐसे होंगे जो अपना ब्रेकफास्ट, जो कि एक बहुत हेल्दी मील होता है, सारा दिन आपको इनर्जेटिक रखता है, आपको हेल्दी रखता है, वो स्किप कर देते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मील होता है, इसमें आपके सारे जो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं आपको इस ब्रेकफास्ट के अंदर लेने चाहिए, जो कि आप स्किप कर देते हो, और सारा दिन आप जो है वो थकावट महसूस होती है, आप लेजी रहते हो, आपको कोई काम करने को दिल नहीं करता। ये आप लोग आजमाइएगा जरूर कि जो बच्चा अभी भी जो डेली ब्रेकफास्ट करता होगा अपनी नॉर्मल रूटीन में, अब तो खैर रमजान चल रहा है, तो वो
एक अच्छा हेल्दी और एक एक्टिव बच्चा होगा, अगर वो क्लास भी ले रहा है तो क्लास में वो चीजें जल्दी पिकअप करेगा जो ब्रेकफास्ट करता होगा, ठीक है। दूसरी चीज हमारी जो डाइटरी हैबिट में आ जाती है, जो अनहेल्दी हैबिट है, वो है प्लेंटी ऑफ सोडा, ठीक है। जितने भी हम ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सोडास हैं, लाइम ड्रिंक्स हैं, ये सब चीजें जो हैं ये इनमें कैलोरीज लेस होती है, लेकिन ये क्योंकि इनमें अल्कोहल भी होता है और ये मीठे होते हैं, मीठा सोडा ऐड किया हुआ होता है, तो ये हमें वेट गेन की तरफ लेकर जाते हैं। उसके बाद आपकी एक ऐसी हैबिट जो कि हम बहुत तेजी तेजी खाते हैं, तेज तेज से खाते हैं, ईटिंग टू क्विकली, ठीक है। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम, आप फूड को जो है ना वो ठीक से आपकी चर्निंग नहीं होती, च्यूइंग नहीं कर पाते, मास्टिकेशन नहीं होती, फिर वो बड़े बड़े पार्टिकल्स को डाइजेस्ट होने में, आपके स्टमक तक पहुंचने में टाइम लगता है, उसके डाइजेशन होने में टाइम लगता है। तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है कि हम जो अपना खाना है वो बहुत जल्दी जल्दी में खाते हैं और हम जल्दी से कंप्लीट करके बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हमें सुन्नत के मुताबिक इसको फॉलो अप करना चाहिए कि सुन्नत में क्या है, उसी तरह से हमें अपना जो है वो खाना खाना चाहिए। दूसरा जो है वो कुछ ऐसी फेक फूड मिथ बनी होती है कि अच्छा ये चीज ठंडी है तो ये गर्म है और ये इस टाइम पे नहीं खाते, तरबूज है तो वो रात के टाइम पे नहीं खाते, खरबूजा है वो दोपहर के टाइम नहीं खाते, खीरा रात को नहीं खाते। तो ये सब फेक मिथ है, ठीक है, जिनकी वजह से हम अपने कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिस कर देते हैं। जैसे कहते हैं कि सैलड्स जो है, हमारे बड़े कहते हैं कि सैलड जो है वो रात को नहीं खाते, हजम नहीं होता, हैजा हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है ये फेक मिथ्स है, इनसे कुछ भी नहीं होता। ये ऐसी अनहेल्दी हैबिट्स है जो हम बहुत ज्यादा इनमें इन्वॉल्व हुए होते हैं। और उसके बाद आ जाती है हमारी जंक फूड। जंक फूड आप लें, हम लोग बिल्कुल भी इसे अवॉइड करने को नहीं कहते, लेकिन आप इसके लिए भी एक दिन मखसूस करें कि आप उसको एक दिन पे रखें कि मैं सैटरडे को खाऊंगा, मैं वीकेंड पे खा लूंगी, मैं संडे में खा लूंगी, ठीक है। आप वीकडेज में भी रख सकते हैं, लेकिन वीकेंड पे हम जरा फ्री होते हैं तो हम इंजॉय करते हैं, बाहर जाते हैं, आउटिंग करते हैं, तो उसमें हमें चाहिए है कि हम जो है अपना चीट डे तभी शिफ्ट करें उसी चीज से। उस दिन हम कुछ भी खा लें, लेकिन हम वीक डेज के अंदर कुछ भी ऐसी अनहेल्दी जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, फ्रोजन फूड ना खाएं, ताकि हम इस सब चीजों से बच सकें, ठीक है। अभी तक आपका किसी का कोई सवाल तो आप बता सकते हैं। मैडम मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। मैडम आपने अभी फूड कॉम्बिनेशंस की बात की है, बट आयुर्वेदा जो है वो इस चीज को प्रूव करती है कि कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आपको रात में नहीं लेने चाहिए, कुछ ऐसे फूड्स हैं जो मॉर्निंग में नहीं लेने चाहिए। आयुर्वेदा है ही कॉम्बिनेशन ऑफ फूड की स्टडी। बेटा वो चीज है, लेकिन जिन चीजों का मैंने अभी बताया है ना, इन चीजों का कोई मसला नहीं है। लेकिन मतलब आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे खीरा हो गया, ठीक है, अब आप लोग को भी पता है, लेकिन मैंने छोटे होते से मैं ये सुनती आ रही कि खीरा सलाद जो है वो रात के टाइम नहीं खाते, खरबूजा, लेकिन मैंने तो बहुत टाइम, मतलब मैं खाती हूँ, ठीक है, मैं इससे अपनी एग्जांपल देती हूँ। और मैंने बहुत से लोगों को, आजकल तो सलाद जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत से लोग जिनको इस चीज की अवेयरनेस है वो सैलेड्स का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन उससे कोई भी इशू नहीं होता। तो इस तरह कुछ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कुछ चीजें हैं जो WHO ने भी बताई हुई हैं कि उनका जो है आप खाते हैं तो उनकी वजह से कोई भी आपको डिस्टरबेंस हो सकती है, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, ठीक है। मैम आई वांट टू ऐड समथिंग टू इट। कुछ डाइट्स मतलब कुछ ये इनकी बात भी काफी हद तक ठीक है, लेकिन वो एक ये होता है कि हर किसी की ना बॉडी मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल योगर्ट की अगर हम बात करते हैं तो योगर्ट अगर हम रात के टाइम लेते हैं तो कुछ लोगों को सूट नहीं करती, कुछ लोगों की बॉडी में या बैक में पेन हो जाता है योगर्ट रात के बिल्कुल, टाइम। इसमें आपका मेटाबॉलिज्म आ जाता है कि कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है कि फास्ट होता है और अच्छा होता है, ठीक है, वो हर चीज को इजीली एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्ट कर लेता है मेटाबॉलिज्म जो होता है, लेकिन डाइजेशन उनकी अच्छी होती है, उनकी एब्जॉर्प्शन, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, सब चीजें अच्छी होती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होता है, इतना अच्छा नहीं होता, तो उनको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज में। यस मैम, ये चीज मतलब पर्सन टू लेकिन पर्सन। जैसे मेरा योगर्ट क्वेश्चन है, है। बिल्कुल, जैसे योगर्ट है तो उसको हम मॉर्निंग में खाली पेट नहीं देते, क्योंकि इससे इशू हो जाता है
क्योंकि आपका जो योगर्ट है उसमें आपका हेल्दी बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो आपके गट के अंदर जो आप योगर्ट ले रहे होते हो, तो जब आप खाली पेट लेते हो तो जो एसिडिटी रात से सारी रात आपके स्टमक में जो बाइल जूसेस वगैरह सीट हुए होते हैं, वो जो गट के अंदर प्रेजेंट होते हैं एसिडिटी का कॉज करते हैं। तो आपकी योगर्ट में जो हेल्दी बैक्टीरिया होता है जो आपकी गट की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, वो उस एसिडिटी की वजह से किल हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग जो है वो योगर्ट वगैरह इस तरह की जो कुछ चीजें हैं जिनके पीछे कुछ लॉजिक हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इनका लॉजिक नहीं है, लेकिन हमने ऐसा मिथ की मैंने बात की है कि वो जस्ट मिथ्स होती हैं, कि वो मतलब फेक होती है। जी बेटा, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम जी बेटा। मैम ये जो है कि वाटरमेलन के बाद पानी नहीं पीना चाहिए और ऐसे ही बहुत हैं बातें कि इसके बाद बेटा वो पियोगे तो ये हैजा हो जाता है। वाटरमेलन जो है आपको वाटरमेलन में ऑलरेडी जो है वाटर का कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम अवॉइड करवाते हैं, ठीक है। और इसमें पोटेशियम मिनरल ये सब चीजें होती हैं, ठीक है, जो कि आप और अगर आप वाटरमेलन के बाद पानी वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करते हो, क्योंकि वाटर कंटेंट वाटरमेलन में बहुत ज्यादा होता है, ये आपको भी पता है। 70 to 75% वाटर कंटेंट होता है आपके वाटरमेलन के अंदर। और उसमें जो है आपका ये मसला होता है कि आपका जो है ना, एक तो वो स्वीट होता है, तो उसके बाद हमें जो है वो प्यास लगती है, लेकिन हमें इसे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हमें क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये भी कुछ लोगों के साथ होता है जिनको ब्लोटिंग वगैरह का इशू होता है, जो ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट है, तो उससे ये एसोसिएट करता है वैसे। लेकिन हम इसलिए अवॉइड करते हैं। आप आधे घंटे के बाद पानी पी सकते हैं, क्योंकि आपका जो अब्जॉर्प्शन है तब तक इसकी हल्की हल्की जो है वो वाटरमेलन जूस की या वाटरमेलन की होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए फिर हम वाटर इंटेक जो है ना वो अवॉइड करवाते हैं कि क्रैम्पिंग ना होने लग जाए आपकी बॉडी में। ठीक है। और मैम ये भी कि जिन लोगों के पेट में दर्द होता है तो अक्सर ऐसा होता है कि जी जी मैम अक्सर लोगों के जिनके पेट में दर्द होता है या वोमिट होने लगती है तो सारे कह रहे होते हैं कि बोतल पी लो, 7 अप या पेप्सी। तो इसका तो कोई क्या ताल्लुक है? मतलब शुरू से ही सुने हैं। अच्छा, हम लोग कहते हैं, लेकिन इसका कोई भी लिंक Yes, नहीं ma'am. है एज सच, क्योंकि आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक्स का जो वो ये भी यस मैम, ये इतना बढ़ चुका है। जैसे अब हम लोग कहते हैं कि आप दूध सोडा पी ले, खाना हजम हो जाएगा, या बहुत अच्छा होता है दूध सोडा स्टमक के लिए, तो ये बहुत गलत चीज है। आपका कैल्शियम का जो इसके जो भी आपको फायदा होगा आपकी बोन्स को, तो आप बिल्कुल आपके मसल्स में जो भी कैल्शियम का रोल है आपकी बोन्स में है, आपके ज्वाइंट्स में, उसका कोई फायदा नहीं होगा। बाकायदा आप दूध का भी जो आप इंटेक कर रहे हैं वो भी आपका कोई आपको फायदा नहीं देगा, कोई न्यूट्रिशन नहीं आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसी तरह से ये हमारे लिए बिल्कुल गलत चीज है। हमें उस दौरान जो है वो हमें डॉक्टर से फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, ना कि हमें कोल्ड ड्रिंक लेनी चाहिए और अपने ये देसी टोटके इस्तेमाल करने चाहिए। कुछ देसी टोटके होते हैं जो मुफीद होते हैं, लेकिन हम जो है वो इनको प्रिस्क्राइब नहीं करते, हम रिकमेंड नहीं करते कि आप जो है वो पेट दर्द हो रहा है तो आप बोतल पी लें, ठीक है। तो हम ये कभी भी डाइटिशियन जो है वो कभी भी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन हमारे घरों में ये चीजें होती हैं, ठीक है। यस मैम, लेकिन इस तरह से करना नहीं चाहिए। मैम अगर हम दूध में हॉर्लिक्स या इस तरह के जो फ्लेवर्ड चॉकलेट्स आए हुए हैं, चॉकलेट मिल्क, वो जी, ऐड करें बेटा वो आप लोग ले सकते हैं, वो आप ले सकते हैं। जैसे ओट मील हो गया, ये हॉर्लिक्स हो गए, डिफरेंट जो है ना वो फ्लेवर्स में आए हुए हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं, उनका कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक्स जो दूध में डाल के लेना और दूध सोडा बनाना और इस तरह की चीजें ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो है, आप लोग भी अभी शायद आप देखेंगे कि आपका डिफरेंट फूड्स के साथ आपका डिफरेंट चीजों का आपस में जो इंटरेक्शन होता है, वो आप एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें आप पढ़ेंगे, उसमें आप ड्रग्स का भी इंटरेक्शन पढ़ेंगे और डिफरेंट फूड्स का, सप्लीमेंट्स का फूड्स के साथ इंटरेक्शन पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें तब आपको आइडिया हो जाएगा इन चीजों का। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन था। जी बेटे। मैम मेरे दोस्त है, उसको एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो वो जब भी ये एग यूज करता है ना, या फिर अगर उसने तो छोड़ दिया है, और जैसे ही अगर वो गलती से ले ले एग, तो उसको ना प्रॉब्लम हो जाती है स्टमक में साथ ही। तो इसका कोई अल्टरनेट या फिर वो कैसे यूज करे? तो अगर यानी कि यहाँ पे तो वो
फ्लैट में रहते हैं हम लोग, तो उसको अच्छा। प्रॉब्लम होती है। कभी यहाँ पे उन्होंने मेस में बनाया होता है तो वो इस चीज से ना वो करता है बड़ा, वो जब बना होता है वो साथ वो लेते ही नहीं। अगर अंडे के साथ कोई और चीज भी बनी हो तो उसको बड़ी वो होती है वैसे ही देख कर ही ना, तो उसका दिल वो होने लग जाता है, कहता है नहीं यार इसने फिर ये दोबारा फिर वो हो जाना है प्रॉब्लम मुझे। तो ये होता भी है उसको, अगर वो स्मॉल अमाउंट भी ले लेना उसकी तो फिर भी उसको हो जी जाती है जी साथ। तो इसका कोई जी। अल्टरनेट बता दें आप। बेटा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एलर्जी होती है, ठीक है, डिफरेंट चीजों से होती है एलर्जी, तो उसमें हम जो है एक तो वो इस तरह से भी एक दफा ट्राई करके देखें वो कि आप उसको अगर तो कुछ लोगों को होता है कि बॉइल्ड एग से होते हैं, या किसी को जो है वो मतलब सालन जो ग्रेवी बनाते हैं अंडे या आलू की भुजिया उससे होती है, या डिफरेंट चीजों से, तो उससे हम ना इस तरह से रिप्लेस करते हैं कि हम अंडे में और कोई सब्स्टिट्यूट्स डाल के तो हम उसको बना लें, हम प्याज ऐड कर लें, और या हम डिफरेंट स्पिनच ऑमलेट बना लें, हम डिफरेंट सैंडविच में एग यूज कर लें, या हम डिफरेंट प्रोटीन या डेयरी के पोल्ट्री के सोर्सेज से हम ले सकते हैं। इसी इन्हीं सोर्सेज से आप इसकी रिप्लेसमेंट करवा सकते हो, लेकिन उन्हें चाहिए कि अगर मतलब वो ना इसका अल्टरनेट ये करें कि जिस तरह से मैंने बताया है कि अगर उन्हें साबित मतलब दूसरे अंडा नहीं खाया जाता इस तरह से बॉइल्ड या ऑमलेट, तो वो स्पिनच ऑमलेट बना लें, या सैंडविच में किसी भी तरह से अंडे को यूज कर लें। तो अगर ये ज़ाहिरी बात है जो लोग जो है वो हॉस्टल्स में होते हैं उनके लिए ये इशू होता है, तो फिर वो प्रोटीन है या जो भी मतलब आप मीट मटन इन सब चीज़ों से, बीफ से ले लें, या आप इन सब चीज़ों से पोल्ट्री की चीज़ों से आप ले सकते हैं। फिर यही है कि आप कुछ देर के लिए जो है वो अवॉइड करें, या इसको जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में लेके आप जो है वो खा सकते हैं। नहीं मैम, उसने आपने सैंडविच का जिक्र किया, तो सैंडविच में भी हमने जब मार्केट से लेके आते हैं तो अगर उसको ये अंडा नजर आ जाए ना तो वो उसको निकाल देता है। अगर उसको खा जाए तो वो ना उसको प्रॉब्लम हो जाती है साथ ही। तो वो इस बेटा चीज को वो कहता देखिए, है कि अगर कोई चीज के साथ मतलब अगर सैलेड के साथ ले ले, इस तरह ले ले, तो फिर भी उसने ये भी किया एक मर्तबा, मैम तो इसका नहीं उससे ये वो नहीं I हुआ। also want to add साइकोलॉजिकल, some. मैम साइकोलॉजिकल आई गेस ये इनका बिल्कुल साइकोलॉजिकल, बिल्कुल जैसे मैं ये मैंने कहा कहने है कि लगी थी। देखते ही उनको उनकी तबीयत खराब होने लग जाती है, तो ये तो बिल्कुल साइकोलॉजिकल ज्यादा लग रहा है। बेटा, इसमें ना नहीं आपका साइकोलॉजिकल भी इशू होता है कि आपका जो माइंड सेट है ना वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है हमारी ईटिंग हैबिट्स में, हमारे किसको हमारे लाइक्स डिसलाइक्स, तो हमारा ब्रेन डिसाइड करता है ना कि हमारे लाइक्स क्या हैं, हमारे डिसलाइक्स क्या है, हमें क्या खाने में पसंद है क्या नहीं पसंद, और इस टाइम पे हमें इस चीज को खाना है नहीं खाना, ये सब हमारे साइकी में जो है ना वो चीजें शामिल होती हैं। तो इसी तरह से ये सेम चीज मेरे साथ है कि लोग बिरयानी के बहुत ज्यादा शौकीन है, जो लड़कियां होती है खास तौर पे वो कहती है कि हमें राइस ऑल द टाइम मिलते रहे हम खाते हैं, लेकिन मेरे साथ ये होता है कि मैं जैसे राइस देखती हूँ तो मैंने अपना माइंड ऐसे सेट किया हुआ है कि मुझे एलर्जी हो जाएगी, और मुझे वाकई इस तरह से होता है कि मुझे स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है और मेरी आंखें रेड होना शुरू हो जाती है। ये क्या है, ये अब मुझे सब कहते हैं कि तुमने अपना माइंड सेट कर लिया हुआ है, तुमने अपना माइंड बना लिया हुआ है कि मैं इनको खाऊंगी तो मुझे स्नीजिंग होगी और मुझे प्रॉब्लम होगी, एलर्जी हो जाएगी। तो ये इस तरह से भी है। तो अब मैंने आहिस्ता-आहिस्ता खाना के लिए मतलब ट्राई करना शुरू किया है, तो अब अगर मैं कहती हूँ ना कि नहीं होगी, अब मैं खाऊँगी नहीं होंगी, तो अक्सर मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं खाती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये तब होता है जब मैंने खुद को इस बात पे कन्विंस किया होता है कि तुम हाँ, अब तुम खाओगी तो तुम्हें नहीं होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है तब मुझे नहीं होती। ये मैंने काफ़ी दफ़ा आज़माया खुद को। तो फिर मैंने इससे यही अंदाज़ा लगाया कि ये आपका सिर्फ़ एक माइंडसेट होता है जो एक चीज़ पे वो कायल कर देती है, हमारा जो ब्रेन है आपको कायल कर देता है कि हाँ भाई ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ठीक है? तो इस वजह से आप उनसे यही कहिएगा कि वो इस चीज़ को जो है ना वो ओवरकम करने की कोशिश करें, ठीक है? मैम, और ये चीज जो सी एलर्जी है ये आपको मैम बचपन से ही हो समटाइम्स जाती है या फिर जब आप यानी कि एल्डर एज में आते हैं, अगर तब भी हो सकती है? इसकी कोई लिमिट, एज लिमिट है, या फिर ये कभी भी यानी कि हो नहीं, सकती नहीं, है? बेटा इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। देखिए जिस तरह से कुछ लोग होते हैं वो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होते हैं, जो कि जी। दूध की बनी कोई चीज़ नहीं, उन्हें दूध हज़म नहीं होता। तो ये कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैंने देखे हैं, मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो 6-6 महीने के हो जाते हैं, लेकिन वो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होते हैं। उन्हें फ़ॉर्मूला मिल्क भी जो है ना वो बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होता है। उन्हें भैंस का या गाय का या कोई भी इस तरह से दूध जो है वो सूट नहीं कर रहा होता। तो ये जो एलर्जी है
वो कोई भी एज डिपेंडेंट नहीं होती। आपको एलर्जी, मुझे पहले राइस से मुझे लगता था, मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं थी लेकिन अब है। तो हर किसी का ये, इस पे कोई नहीं होता कि आपको जो है ना वो एज फैक्टर हो इसमें। तो कोई भी आपको कभी भी किसी चीज से हो सकती है एलर्जी, इसका मैम कोई मेरा इशू क्वेश्चन नहीं है है। आपसे। एक क्वेश्चन और। मैम जी मैम, समटाइम्स एक और ऐसा होता है कि जब कोई पेशेंट है उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो वो खाना खाता है, तो थोड़ा सा ही खाना खाने से ना मतलब उसकी भूख खत्म हो जाती है, लेकिन उसका वो मतलब फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं होती, और थोड़ी ही देर बाद उसको नोजिया स्टार्ट हो जाता है, लाइक वॉमिटिंग और इस तरह का। तो ऐसा क्यों होता है? अच्छा बेटा, एक तो इसमें इमोशनल ईटिंग आएगी, ठीक है, इसमें इमोशनल ईटिंग का रोल होगा। और दूसरा ये कि कुछ हमारे ईटिंग डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिसका आपने एनोरेक्सिया नर्वोसा का भी देखा होगा, बिंज ईटिंग भी देखी होगी। तो इसमें ये होता है कि आपको जैसे एनोरेक्सिया में होता है कि आपका वेट लॉस जो है वो ज्यादा ना हो जाए, और मतलब आप जो है ना इस तरह से होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, जैसे कुछ एक्ट्रेस होती हैं, तो ये लोग इस तरह के जो लोग होते हैं, और नॉर्मल लाइफ में भी मैंने देखे हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, तो कि उनका वेट जो है वो गेन ना हो जाए, और वो जो है ना उन्हें फीलिंग मतलब वो इस तरह से चाह रहे होते हैं कि वो खा भी ले और उनका वेट भी गेन ना हो। तो ये बहुत बड़ा, इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि हमें ना बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हमारी बॉडी में जो है ना वो कॉज कर देते हैं। जैसे ये एक ड्रामेटिक वेट लूज होता है, ठीक है। आप अगर मतलब आप एक्सट्रीम एक्सरसाइज करना शुरू हो जाते हो, आपको डर होता है कि आप मोटे हो रहे हो, लेकिन आप नहीं हो रहे होते। आप अपना डेली जो है वो बहुत कंसिस्टेंसी से अपना वेट में जो है वो करते हो, ठीक है। आप अपना फूड का जो जितनी भी कैलोरीज ले रहे हो, इनका इंटेक जो भी आप कर रहे हो उसको कैलकुलेट करते हैं। आप अपने कार्ब्स और फैट्स पे बिल्कुल ओवरकम कर देते हैं, उसको अवॉइड करते हैं बिल्कुल, और दूसरों के सामने नहीं आप खाते कि मुझे ये कहेंगे कि हाँ तुम खा लो या ये वो। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी, और जो भी आप मील जो है वो प्रिपेयर कर रहे हो उसको आप खाने से डरोगे दूसरों के सामने कि ये मुझे ये ना कहे कि तुम और खा लो। तो इसलिए वो लोग ऐसे लोग होते हैं जो छुप छुप के खाते हैं और इस चीज से लड़ रहे होते हैं, और ये मैल न्यूट्रिशन की तरफ भी आपको ले जाते हैं। इससे आपको नोसिया भी होता है, आपको वीकनेस होती है, आपके मसल्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, और मैम आप मेरा जो एक, है एक वो सडनली वेट लूज की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक होना शुरू हो जाता है। तो जो हमें डिफरेंट जो है वो हमारी अगेन जो है वो डिफरेंट डिजीजेज और डिफरेंट एलिमेंट्स की तरफ हमें जो है ना वो लीड आउट करती हैं, ये वाली जो अच्छा चीजें हैं। मैम इसमें जी बेटा। इसमें मेटाबॉलिज्म का भी तो इशू आ जाता है। इस मेटाबॉलिज्म की बात भी तो हम कर सकते हैं, जो इनका क्वेश्चन था कि कुछ लोगों को थोड़ा सा खाते हैं तो उसके बाद उनको जो है उनकी भूख खत्म हो जाती है लेकिन फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं आती। तो उसमें हम मेटाबॉलिज्म की भी तो बात कर सकते हैं। कुछ लोगों का बेटा मेटाबॉलिज्म बहुत उसमें fast उनका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट नहीं होगा और वीक होगा, मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा नहीं होगा, इसलिए उनको ये इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। है। यस मैम। जी मैम बेटा, आपका अच्छा क्वेश्चन। मैम मैम डायबिटीज मेरा एक, पेशेंट को हमने कम्प्लेक्स कार्ब्स देने या सिंपल कार्ब्स? बेटे आप कॉम्प्लेक्स कार्ब भी ले सकते हैं। किस चीज के लिए, आप क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। डायबिटीज पेशेंट को हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेते हैं, ये मैंने अपने लास्ट सेशन में भी बताया था कि हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ही लेते हैं मैम डायबिटिक उसका पेशेंट के रीजन लिए। बता दें, मतलब इसके एक पीछे क्या सेकेंड। वो है, लॉजिक है कि हम उनको कम्प्लेक्स अच्छा, कार्ब्स दें? कॉम्प्लेक्स कार्ब में, जी जी, सॉरी किसने, कोई क्वेश्चन था, क्या बात हो रही थी आपके, क्या बता रहे थे आप। जी मैम वही उन्हीं का आंसर करना चाहती थी कि जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं में फाइबर्स भी होते हैं ना, तो जो जी फाइबर्स है वो अच्छा, कितना। ठीक है बेटा, मैं आपके सवाल समझ गई हूँ, थैंक यू। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें क्या बेनिफिट हमें देते हैं, हम क्यों इन्हें लेते हैं, हम क्यों डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक तो उनमें डाइटरी फाइबर होता है, और ये लॉन्ग लास्टिक होते हैं, मतलब ये आपको एक तो मतलब आपकी बॉडी में जो है ना एज अ एनर्जी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी रिजर्वायर होते हैं, और आपकी बॉडी में ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। मैम ये जो मैम पास्ता जो है वो फिर हमारे पास कम्प्लेक्स कार्ब्स में आता है? सॉरी, पास्ता हमारे पास कम्प्लेक्स कार्ब्स में आता है? क्या चीज़ बेटे, दोबारा रिपीट कीजिएगा। पास्ता मैम। बेटा एक एक ही अभी बोले, आप दोबारा बताएं, समझ नहीं आ रही, आपकी आवाज जो है ना डिस्टॉर्शन हो रही है, अब बोलिएगा।
मैम पास्ता हमारे पास्ता पास कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आता है। अच्छा, पास्ता, ठीक है। नहीं बेटा, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में नहीं आते। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आपके पास जितनी भी स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं वो आ जाते हैं। इनमें ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इनमें प्रेजेंट होते हैं पास्तास में, लेकिन आपको इतना ज्यादा इनका इस चीज का पास्तास वगैरह का आप अवॉइड करें। इनका इतना इंटेक मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें मेयोनीज और ये सब चीजें, हम पास्ता बनाते हुए बहुत सी चीजें ऐड करते हैं, चीज डालते हैं, तो ये आपका ज्यादा जो है ना वो आपको फैटी और चिकनाई की तरफ ले जाएगा। और ये हम देखेंगे कि पेशेंट की हिस्ट्री में कि उसको कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड का इशू तो नहीं है, तो इसलिए हम उसमें भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वो वाले ऐड करेंगे जो कि पेशेंट की सारी हिस्ट्री को देखते हुए, ठीक है। हम उसकी एक्सचेंजेस जो होती है हमारे पास एक्सचेंज लिस्ट, उसमें से हम वो वाले कार्ब्स उठाएंगे जो कि उस पेशेंट पे फिट आते हो, उसको नुकसान भी ना हो उस चीज का, ठीक है। मैम अक्सर जो मैडम लोग डाइट पे होते हैं ना मैम, अक्सर जो लोग डाइट पे होते हैं ना वो ये कह रहे होते हैं कि जो पास्ता है या कोई भी चीज है ना वो कहते हैं ग्लूटेन फ्री है, और जो जिस डब्बे के ऊपर लिखा होता है ना ग्लूटेन फ्री, वो यूज करते हैं। ये क्या है? ठीक है, जो ग्लूटेन फ्री डाइट होती है ना वो ऐसी डाइट होती है जिसमें ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन क्या होता है? एक ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारी व्हीट के, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में या अदर जो ग्रेन्स हैं, व्हीट हो गया, सीरियल्स हो गया, इनमें पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम इन सब चीजों में, अगर जैसे कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो इनमें भी ग्लूटेन पाया जाता है। तो ब्रेड और पास्ता में भी ग्लूटेन प्रेजेंट होता है। तो वो हम ग्लूटेन फ्री डाइट जो है हम उसमें प्रिस्क्राइब करते हैं जिनको ये इशू होता है। लेकिन पास्ता का जैसे मैंने आपको बताया है पहले भी कि आप जो है उसकी बैक हिस्ट्री देख के हम फिर डाइट प्लान बनाते हैं कि उसको हम ये तो नहीं ना देखेंगे, मतलब जब आप हिस्ट्री लेंगे, आपके पास कोई आपका पेशेंट आता है वो डायबिटिक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये तो नहीं देखेंगे कि ये डायबिटिक है, आप उसकी पूरी हिस्ट्री देखेंगे, आप उसकी लैब्स देखेंगे, आप उसका क्लिनिकल फिजिकल सब एग्जामिनेशन करते हुए उसके बाद आप उसके लाइक्स डिसलाइक्स पूछेंगे। हमारी ऐसे जो फूड्स हैं जो कि हाई फाइबर फूड्स होते हैं, ठीक है, जो कि माइक्रोफ्लोरा होते हैं आपके ह्यूमन बॉडी में। तो सबसे पहले देखिए, अब डायरेक्टली बेटा हम लोग आपके प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स पे तो नहीं आ सकते ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं मेन, आपके वो पूरे हो रहे हैं या नहीं, आपकी डाइट कैसी है, सबसे पहले आप बैलेंस डाइट ले रहे हो या नहीं, आपकी मील प्लानिंग क्या है, ठीक है। हम डायरेक्टली तो अब आपके पास कोई पेशेंट आता है, आप खुद से सोचें कि आप उसकी डाइटरी हिस्ट्री नहीं ले रहे, और सबसे पहले आप उनसे ये डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। देखिए, कोई एक ऐसा इंसान आपके पास आया जिसको इस चीज की अवेयरनेस ही नहीं है जी, या आप कहीं लेक्चर देने जाते हो, तो आप डायरेक्ट जो है न्यूट्रिशन की उन्हें अवेयरनेस के बारे में बताओगे, आप न्यूट्रिशन के बारे में गाइड करेंगे, या आप उस चीज की बेसिक चीज है, किसी चीज की बुनियाद को छोड़ेंगे और उसकी अगली चीज को पकड़ेंगे, या क्या करेंगे आप? पहले मुझे ये बताएं कि आप देखिए, हम कोई घर बनाते हैं, ठीक है, तो आप जिसको बोलते हैं कि नींव भरते हैं हम, आप सबसे पहले दीवारें बनाएंगे हम या नींव भरेंगे? बताएं बेटा आप। पिलर्स मैम, ऑब्वियसली मैम ये भरेंगे। ठीक है, हम बिल्कुल। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम सबसे पहले जो है ना हम प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स पे आ जाए? सबसे पहले बेटा हम सबसे पहले इन्हीं चीजों पे बात करेंगे कि उसके जो न्यूट्रिशन है, उसकी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये सब चीजें हम देखेंगे, उसके बाद हम उस पे आएंगे। लेकिन ये बहुत, अगर हम बहस करने लगे तो ये बहुत ज्यादा लंबी बहस जा सकती है, लेकिन अभी आई हैव शॉर्ट टाइम, तो हम इसको जो है ना वो। वालेकुम अस्सलाम। मैं बस अपनी बात ये क्लियर कर दूं, मैं बहस नहीं कर रहा मैम, सीखने के मकसद से आया, सो थैंक यू सो मच हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया, आपने सवाल किया, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ, ये सेशन बहुत अच्छा रहा है। मैम मेरा भी एक क्वेश्चन है कि मैम अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो मतलब खाना खाते, मतलब उनको कोई भी चीज अगर हम लोग दें ना, जिस तरह डाइट में, तो वो लोग कहते हैं कि हमने ये भी नहीं खाना, हमें ये नहीं अच्छा लगता।
टोटल हमें आपने मतलब उनकी मीन्स कि उनकी डाइट के अंदर हम ऐसे क्या चीजें ऐड करें जिससे जिसका रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर होता है जिन लोगों का, वो सिर्फ सिलेक्टिव चीजें खाते हैं। जैसे कि हमारी भी फैमिली में एक मेंबर है, वो भी इस तरीके से मतलब जैसे अगर वो पोटैटोज है ना तो वो सिर्फ चिप्स के फॉर्म में खाएंगे वरना नहीं खाएंगे, और कोई वेजिटेबल्स नहीं, कोई फ्रूट्स नहीं, कोई मिल्क नहीं। रोटी वो खा लेते हैं, वो भी सिर्फ शोरबा लगा के ना, मतलब वो मतलब ठीक है। और वो स्टूडेंट है अभी 9th क्लास का। तो हम उनको क्या ऐसी डाइटरी पैटर्न दें, क्या सजेशंस दें, क्या कैसे उनकी इंड्यूस करवाएं उनको फूड? तो सबसे मैम इसके पहले रिलेटेड तो सजेशन दे दें। जब आप आप बच्चे को जो है वो किसी भी डाइटिशियन से कंसल्ट करें, आप उसको उसके पास लेकर जाएं। और ये जो है ना बेटा, जो हमारे जो सेशंस होते हैं, ठीक है, वो इतने शॉर्ट टर्म नहीं होते कि आप, क्योंकि अब देखिए उस बच्चे का माइंडसेट है, उसकी साइकी है, और उसका जो हैबिट्स है वो उसी तरह से डेवलप उसने कर ली हुई हैं, और हैबिट्स जल्दी चेंज नहीं होती, ये आप सब जानते हैं। तो इसमें हम उसको डाइट प्लान, उसकी डाइटरी हैबिट्स को मील प्लान जो है वो डिजाइन करने के साथ साथ हम सबसे पहले उसकी काउंसलिंग भी स्टार्ट करेंगे। हम हर सेशन के अंदर उसकी काउंसलिंग करेंगे, और वो काउंसलिंग के और लॉन्ग टर्म फॉलोअप से उस बच्चे की जो डाइटरी हैबिट्स हैं, ये वाली जो सब चीजें हैं वो चेंज होंगी थ्रू काउंसलिंग। ठीक है, उसको मोटिवेट करना, उसको ये लॉन्ग टर्म चलना पड़ेगा उस बच्चे के साथ। ठीक है, किसी भी जी मैम। डाइटिशियन को। जी मैम एंटीऑक्सीडेंट का बता दें कुछ, कि वो किन फूड्स में इनके बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट। ओके, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं, उनका क्या नहीं फंक्शन मैम, होता है हमारी बॉडी में? वही पूछ रहा हूँ ना, डिटेल बता दें आप, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं और कहाँ कैसे हम इसको वो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एंटीऑक्सीडेंट्स देखते हैं कि होते क्या हैं। ये एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हम डिफरेंट फूड से लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनमें फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस के ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस जितने भी मैम सेल्स जो है वो हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर डैमेज हो रहे होते हैं, उनको जो है ना वो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये होते क्या है, इनमें आप जो है जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट लाइक विटामिन सी हो गया। ठीक है, अब इसका विटामिन सी, जैसे आपने कोविड आया, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि सब कहते हैं कि इम्यून जो बूस्टर्स हैं वो आप ऐसी फूड्स लें जो आपकी इम्यूनिटी को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कर दें। ठीक है, तो जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जैसे कि स्किन के लिए डिफरेंट हो गए, और मतलब आप एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन के थ्रू कैसे ले सकते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो जितने भी विटामिन सी से हम ले सकते हैं उनमें जितने भी सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं वो होते हैं। फिर आप बेरीज की फैमिली से एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हो। आप जो है डिफरेंट जैसे स्ट्रॉबेरीज हो गई या इस तरह की डिफरेंट फूड्स हो गई, और लेमन्स वगैरह हो गए, इस तरह के डिफरेंट जो फूड्स वगैरह ना, इनसे आप एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हो। ये फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में प्रोवाइड करते हैं हमें। ठीक है, ठीक हो गया मैम, बट ये जो आपने कहा कि मैम केमिकल रिएक्शंस होते एंटीऑक्सीडेंट जो हैं, तो होते हैं वो मुझे फ्री ये रेडिकल्स को बाइंड करते हैं या प्रोवाइड करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस। जो मैम मैंने तो केमिकल सुना था वो रिएक्शंस उन्हें हो रहे बाइंड होते हैं। करते हैं क्योंकि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो तो डेंजरस होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो बेटा वही मैं बता रही हूँ ना कि जितने भी केमिकल्स हो रहे हैं, आपके सेल जो हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं ना, तो उनमें जब प्रोड्यूस होते हैं तो वो उनको रिमूव करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का ये फंक्शन होता है। ठीक है, फ्री रेडिकल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ये लोग। अच्छा मैम, ये एक और बता दें कि ये जो केमिकल रिएक्शंस का आपने जिक्र किया है, तो कितने केमिकल जी रिएक्शंस इनके आम नॉर्मल रूटीन में हो रहे होते हैं बॉडी में, तो वो कौन से देखिए, होते हैं, अब इनका ये तो मैकेनिज्म हमने क्या है? काउंट नहीं किए, लेकिन बहुत तो ज्यादा मैकेनिज्म केमिकल क्या होता है? रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं। तो डिफरेंट मेन जो होते हैं वो एंजाइम्स बता दें। हैं। देखिए, जैसे आपने डिफरेंट साइकिल्स पढ़े होंगे, ठीक है, जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलिसिस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, क्रेब्स साइकिल है, टीसीएस साइकिल, ये डिफरेंट साइकिल्स होते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को रन आउट कर रहे होते हैं। ये एंजाइम्स जो है इनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, और एनर्जी जो कि आपकी एटीपी की फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये जो सारे केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रहे थे, ये वही होते हैं, लेकिन ठीक बहुत हो हैं, इनके अलावा मैम। भी मैम बहुत अगर से रिएक्शंस हैं। मैम मैम अगर
सिंपल ले मैन को समझाना हो, जैसे आप लोग डाइट प्लान देते हैं और अगर उसको ये चीजें ना पता हो कि सैचुरेटेड फैट क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, ये चीज, तो फिर उसको आप कैसे गाइड करते हैं? तो उसको तो आप सिर्फ ये लिख के दे देते होंगे कि ये चीज यूज करें, तो नहीं उसको क्या बेटा, पता है कि देखिए उसकी उसको body में फिर क्या हो रहा हम सबसे पहले जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो आपको पता चल जाता है देख के कि इसको अवेयरनेस है या नहीं है, तो ये हम लोग उसको उसी तरीके से हैंडल करते हैं। ठीक है, ये आप जब इंटर्नशिप वगैरह करेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी कि आपको खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये पेशेंट इस लेवल का है, इसका माइंडसेट ये है, तो मैं इसको अपनी लैंग्वेज में किस तरह से समझा सकता हूँ कि इसको भी समझ आ जाए और मैं अपना नॉलेज जो है अपनी तरफ से इसको जो गाइड मैंने करना है वो भी मैं डिलीवर कर दूं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब हम लोग अपने इंटर्नशिप कर रहे थे तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि बिल्कुल जो है वो पंजाबी स्पीकिंग, और उनका जो है इन चीजों से बिल्कुल लेना देना नहीं था, तो फिर हम उन्हें जो है वो थोड़ा देसी वर्ड्स को यूज करते हुए हम लोग समझाते हैं कि ताकि उन्हें समझ आ जाए। ये आप लोग जब इंटर्नशिप करेंगे ये सब चीजें आपको तब समझ आ जाएंगी नहीं, इंशाल्लाह। और एक और चीज मैम, मैम ये आई हैव अ आप क्वेश्चन। मोस्टली इस होता है कि एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। कुछ लोग टी के कंज्यूम टी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, इवन वो एक एक दिन में 6 से 7 कप ले लेते हैं। और मैम हमें पता चाय। भी है कि इसमें कैफीन होती है और वो बाइंडर्स जो उसमें होते हैं वो हमारे विटामिन डी को, कैल्शियम को बाइंड कर लेते हैं। तो मैम हम उन्हें योगर्ट और मिल्क पर कैसे लेकर आए? देखिए सबसे पहले देखिए, कोई भी हैबिट होती है ना तो वो अचानक से नहीं छूट सकती। ठीक है, तो आप मेरे साथ मेरी कुछ कलीग्स हैं वो बहुत ज्यादा चाय पीती हैं कि सर्दियों में उन्हें 5-5 कप आप घंटे में वो पी सकती हैं, तो इस तरह से इतनी शौकीन है। लेकिन अगर अनलेस आप उसको, एक तो हम काउंसलिंग की तरफ लेकर आएंगे, दूसरा ये कि उसको आहिस्ता आहिस्ता इस चीज से जो है ना वो ओवरकम करने के लिए कहेंगे। हर सेशन में हम उसको मोटिवेट करेंगे, उसको गाइड करेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसको इसके जो है ना वो डिसएडवांटेजेस बताएंगे और जिन चीजों के एडवांटेजेस हैं उनकी तरफ लेकर आएंगे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ही आएंगे। जिस तरह से स्मोकिंग भी अगर कोई बंदा करता है तो वो अचानक से स्मोकिंग से कोई कभी भी नहीं करेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता करेगा। उसको साल 6 महीने लग जाएंगे कि उसका, अगर तो वो अच्छे से, अगर कोई बहुत एक्सपर्ट होता है तो उसको मोटिवेट कर देता है, उसकी काउंसलिंग में वो कन्विंस कर सकता है उसको, तो फिर वो पेशेंट जो है वो जल्दी क्विट कर सकता है विद इन 5 to 6 months, और वरना तो मैम लॉन्ग इसके टर्म अलावा चलता हम ही है। डोजेस भी तो चेंज कर सकते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम पैचेस, स्मोकिंग जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं, जो जी चेन स्मोकर्स होते हैं, उनको हम पहले पैचेस पे लेके आ जाते हैं, उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल फिर लेकर आहिस्ता आते आहिस्ता। हैं, बिल्कुल लेकर आते हैं। जैसे आजकल बहुत मैंने सुना है कि अगर आपने क्विट करना है तो आप वेप यूज कर लें या इस तरह से, तो ये बहुत सी जो है ना वो एग्जैक्टली। डिफरेंट चीजें होती हैं। तो बिल्कुल, लेकिन उन्हें भी क्विट करने में आपको टाइम लगता है ना। आप वेप पे आते हो, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज से क्विट करते हो। अगर आपने किसी चीज की तरफ जाना है तो भी आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, आप अचानक से छलांग लगा के ऊपर वाले स्टेयर्स पे नहीं जा सकते, ऊपर वाले स्टेप मैम पे ये नहीं जा सकते। मैम वेप तो आई थिंक सिगरेट से भी ज्यादा वो है, टी डेंजरस। के बगैर जब तक वो चाय ना लेगा ना नींद भी नहीं आती, इवन इस बिल्कुल, हद और तक कुछ लोगों का सर दर्द नहीं वो उतरता, तो ये भी, इसमें भी हमारी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि मेरा सर दर्द नहीं उतर रहा, मैं चाय पीऊंगी तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा, मैं कॉफी पीऊंगी तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है ना वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक बता टाइम नहीं मॉर्निंग सकते एंड तो काउंसलिंग का सब्जेक्ट होता है, उसमें ये सब कुछ बताया जाता है बेटा, बेसिकली। हम लोग एक सेशन और भी कर सकते हैं। एक्चुअली आई हैव टू गो, मेरा एक और सेशन है 9 o'clock, तो मुझे उधर उसके लिए भी जाना है। तो बेटा, अगर बच्चों, अगर आपको और क्वेश्चनिंग है तो आप एक और सेशन हम अरेंज करवा लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो देख लें आप लोग, ठीक है, क्योंकि मेरा एक और सेशन है तो मैंने वहां भी वो भी ज्वाइन करना है 9 o'clock। यस मैम, श्योर, इट्स ओके। मैं ठीक है, बस एक थैंक यू। जी थैंक यू। बाकी मैं किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इशू हो, किसी भी चीज की हेल्प चाहिए हो रिगार्डिंग हमारे सिलेबस के या कोई मील प्लान के एकेडमिकली और क्लिनिक के लिहाज से कोई भी चाहिए तो आप मुझे जरूर बताएगा, आई विल हेल्प यू। जो फातिमा है या तहरीम है वो आपके साथ मेरा इंस्टा लिंक शेयर कर देंगी, ठीक है, आप लोग वहां सवाल कर लीजिएगा। यस मैम। ओके बच्चों, Okay, ma'am. थैंक Thank यू, you so much अल्लाह for your हाफिज। थैंक यू patience. सो मच मैम, अल्लाह हाफिज। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।
हमारी ऐसे जो फूड्स हैं जो कि हाई फाइबर फूड्स होते हैं, ठीक है, जो कि माइक्रोफ्लोरा होते हैं आपके ह्यूमन बॉडी में। तो सबसे पहले देखिए, अब डायरेक्टली बेटा हम लोग आपके प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स पे तो नहीं आ सकते ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं मेन आपके, वो पूरे हो रहे हैं या नहीं, आपकी डाइट कैसी है। सबसे पहले आप बैलेंस डाइट ले रहे हो या नहीं, आपकी मील प्लानिंग क्या है, ठीक है। हम डायरेक्टली तो अब आपके पास कोई पेशेंट आता है, आप खुद से सोचें कि आप उसकी डाइटरी हिस्ट्री नहीं ले रहे, और सबसे पहले आप उनसे ये डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। देखिए, कोई एक ऐसा इंसान आपके पास आया जिसको इस चीज की अवेयरनेस ही नहीं है जी, या आप कहीं लेक्चर देने जाते हो, तो आप डायरेक्ट जो है न्यूट्रिशन की उन्हें अवेयरनेस के बारे में बताओगे, आप न्यूट्रिशन के बारे में गाइड करेंगे, या आप उस चीज की बेसिक चीज है, किसी चीज की बुनियाद को छोड़ेंगे और उसकी अगली चीज को पकड़ेंगे, या क्या करेंगे आप। पहले मुझे ये बताएं कि आप देखें, हम कोई घर बनाते हैं, ठीक है, तो आप जिसको बोलते हैं कि नींव भरते हैं हम, आप सबसे पहले दीवारें बनाएंगे हम या नींव भरेंगे, बताएं बेटा आप। पिलर्स मैम, ऑब्वियसली नींव भरेंगे। ठीक है, हम बिल्कुल। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम सबसे पहले जो है ना, हम प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स पे आ जाए। सबसे पहले बेटा हम सबसे पहले इन्हीं चीजों पे बात करेंगे कि उसके जो न्यूट्रिशन है, उसकी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये सब चीजें हम देखेंगे, उसके बाद हम उस पे आएंगे। लेकिन ये बहुत, अगर हम बहस करने लगे तो ये बहुत ज्यादा लंबी बहस जा सकती है, लेकिन अभी आई हैव शॉर्ट टाइम, तो हम इसको जो है ना वो। वालेकुम अस्सलाम। मैं बस अपनी बात ये क्लियर कर दूं, मैं बहस नहीं कर रहा मैम, सीखने के मकसद से आया, सो थैंक यू सो मच हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया, आपने सवाल किया। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ, ये सेशन बहुत अच्छा रहा है। मैम मेरा भी एक क्वेश्चन है कि जी। मैम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो मतलब खाना खाते, मतलब उनको कोई भी चीज अगर हम लोग दें ना, जिस तरह डाइट में, तो वो लोग कहते हैं कि हमने ये भी नहीं खाना, हमें ये नहीं अच्छा लगता, हमें मतलब मीन्स कि उनकी डाइट के अंदर हम ऐसे क्या चीजें ऐड करें जिसका रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर होता है, जिन लोगों का वो सिर्फ सिलेक्टिव चीजें खाते हैं। जैसे कि हमारी भी फैमिली में एक मेंबर है, वो भी इस तरीके से, मतलब जैसे अगर वो पोटैटोज है ना, तो वो सिर्फ चिप्स के फॉर्म में खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे, और कोई वेजिटेबल्स नहीं, कोई फ्रूट्स नहीं, कोई मिल्क नहीं। रोटी वो खा लेते हैं, वो भी सिर्फ शोरबा लगा के ना, मतलब वो और वो स्टूडेंट है अभी 9th क्लास का। तो हम उनको क्या ऐसी डाइटरी पैटर्न दें, क्या सजेशंस दें, क्या कैसे उनकी इंड्यूस करवाएं उनको फूड। तो मैम इससे रिलेटेड सजेशन दे दें। जब आप आप बच्चे को जो है वो किसी भी डाइटिशियन से कंसल्ट करें, आप उसको उसके पास लेकर जाएं, और ये जो है ना बेटा, जो हमारे जो सेशंस होते हैं, ठीक है, वो इतने शॉर्ट टर्म नहीं होते कि आप, क्योंकि अब देखिए उस बच्चे का माइंडसेट है, उसकी साइकी है, और उसका जो हैबिट्स है वो उसी तरह से डेवलप उसने कर ली हुई हैं, और हैबिट्स जल्दी चेंज नहीं होती, ये आप सब जानते हैं। तो इसलिए हम उसको डाइट प्लान, उसकी डाइटरी हैबिट्स को मील प्लान जो है वो डिजाइन करने के साथ साथ हम सबसे पहले उसकी काउंसलिंग भी स्टार्ट करेंगे। हम हर सेशन के अंदर उसकी काउंसलिंग करेंगे, और वो काउंसलिंग के और लॉन्ग टर्म फॉलोअप से उस बच्चे की जो डाइटरी हैबिट्स हैं, ये वाली जो सब चीजें हैं वो चेंज होंगी थ्रू काउंसलिंग, ठीक है। उसको मोटिवेट करना, उसको ये लॉन्ग टर्म चलना पड़ेगा उस बच्चे के साथ, ठीक है, किसी भी डाइटिशियन को। जी मैम, एंटीऑक्सीडेंट का बता दें कुछ, कि वो किन फूड्स में इनके बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट। ओके, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं, उनका क्या नहीं फंक्शन मैम, होता है हमारी बॉडी में। वही पूछ रहा हूँ ना, डिटेल बता दें आप, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं और कहाँ कैसे हम इसको वो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एंटीऑक्सीडेंट्स देखते हैं कि होते क्या हैं। ये एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हम डिफरेंट फूड से लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनमें फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस के ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस जितने भी सेल्स जो हैं वो हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर डैमेज हो रहे होते हैं, उनको जो है ना वो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये होते क्या है, इनमें आप जो है
जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट लाइक विटामिन सी हो गया, ठीक है। अब इसका विटामिन सी, जैसे आपने कोविड आया, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि सब कहते हैं कि इम्यून जो बूस्टर्स हैं वो आप ऐसी फूड्स लें जो आपकी इम्यूनिटी को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कर दें, ठीक है। तो जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जैसे कि स्किन के लिए डिफरेंट हो गए, और मतलब आप एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन के थ्रू कैसे ले सकते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो जितने भी विटामिन सी से हम ले सकते हैं उनमें जितने भी सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं वो होते हैं। फिर आप बेरीज की फैमिली से एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हो। आप जो है डिफरेंट जैसे स्ट्रॉबेरीज हो गई या इस तरह की डिफरेंट फूड्स हो गई, और लेमन्स वगैरह हो गए, इस तरह के डिफरेंट जो फूड्स वगैरह ना इनसे आप एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हो। ये फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में प्रोवाइड करते हैं हमें, ठीक है। ठीक हो गया मैम। बट ये जो आपने कहा कि केमिकल रिएक्शंस होते एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो तो होते हैं वो मुझे फ्री ये रेडिकल्स को बाइंड करते हैं या प्रोवाइड करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस जो मैम मेरे को ऐसा केमिकल लगता है वो रिएक्शंस हमें हो रहे बाइंड होते हैं। करते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो तो डेंजरस होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो बेटा वही मैं बता रही हूँ ना कि जितने भी केमिकल्स हो रहे हैं आपके सेल जो हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं ना, तो उनमें जब प्रोड्यूस होते हैं तो वो उनको रिमूव करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का ये फंक्शन होता है, ठीक है। फ्री रेडिकल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ये लोग। अच्छा मैम, ये एक और बता दें कि ये जो केमिकल रिएक्शंस का आपने जिक्र किया है, तो कितने केमिकल जी रिएक्शंस कि आम नॉर्मल रूटीन में हो रहे होते हैं बॉडी में, तो वो कौन से देखिए, होते हैं, अब उनका ये तो मैकेनिज्म हमने क्या है? काउंट नहीं किए, लेकिन बहुत तो ज्यादा मैकेनिज्म केमिकल क्या होता है? रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं। तो डिफरेंट मेन जो होते हैं वो एंजाइम्स बता दें। हैं। देखिए, जैसे आपने डिफरेंट साइकिल्स पढ़े होंगे, ठीक है, जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलिसिस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, क्रेब्स साइकिल है, टीसीएस साइकिल, ये डिफरेंट साइकिल्स होते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को रन आउट कर रहे होते हैं। ये एंजाइम्स जो हैं इनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, और एनर्जी जो कि आपकी एटीपी की फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये जो सारे केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रहे थे ये वही होते हैं, लेकिन ठीक बहुत हो से हैं, इनके गया अलावा मैम। भी मैम बहुत से अगर रिएक्शंस हैं। मैम मैम अगर सिंपल ले मैन को समझाना हो, जैसे आप लोग डाइट प्लान देते हैं, और अगर उसको जी ये चीजें ना पता हो कि सैचुरेटेड फैट क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, ये चीज, तो फिर उसको आप कैसे गाइड करते हैं? तो उसको तो आप सिर्फ ये लिख के दे देते होंगे कि ये चीज यूज करें, तो नहीं उसको क्या बेटा, पता है देखिए कि उसकी उसको बॉडी में फिर क्या हो रहा हम है? सबसे पहले जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो आपको पता चल जाता है देख के कि इसको अवेयरनेस है या नहीं है। तो ये हम लोग उसको उसी तरीके से हैंडल करते हैं, ठीक है। ये आप जब इंटर्नशिप वगैरह करेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी कि आपको खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये पेशेंट इस लेवल का है, इसका माइंडसेट ये है, तो मैं इसको अपनी लैंग्वेज में किस तरह से समझा सकता हूँ कि इसको भी समझ आ जाए, और मैं अपना नॉलेज जो है अपनी तरफ से इसको जो गाइड मैंने करना है वो भी मैं डिलीवर कर दूँ। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब हम लोग अपने इंटर्नशिप कर रहे थे तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि बिल्कुल जो है वो पंजाबी स्पीकिंग, और उनका जो है इन चीज़ों से बिल्कुल लेना देना नहीं था। तो फिर हम उन्हें जो है वो थोड़ा देसी वर्ड्स को यूज़ करते हुए हम लोग समझाते हैं कि ताकि उन्हें समझ आ जाए। ये आप लोग जब इंटर्नशिप करेंगे ये सब चीज़ें आपको तब समझ आ जाएंगी नहीं, इंशाल्लाह। और एक और चीज मैम, मैम ये आपका आप क्वेश्चन। मोस्टली इस होता है कि एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। कुछ लोग टी के कंजर्व टी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, इवन वो एक एक दिन में 6 से 7 कप ले लेते हैं। और मैम हमें पता चाय। भी है कि इसमें कैफीन होती है, और वो बाइंडर्स जो उसमें होते हैं वो हमारे विटामिन डी को, कैल्शियम को बाइंड कर लेते हैं। तो मैम हम उन्हें योगर्ट और मिल्क पर कैसे लेकर आए? देखिए, सबसे पहले देखिए, कोई भी हैबिट होती है ना तो वो अचानक से नहीं छूट सकती, ठीक है। तो आप मेरे साथ मेरी कुछ कलीग्स हैं वो बहुत ज्यादा चाय पीती हैं कि सर्दियों में उन्हें 5-5 कप आप घंटे में वो पी सकती हैं। तो इस तरह से इतनी शौकीन है। लेकिन अगर अनलेस आप उसको, एक तो हम काउंसलिंग की तरफ लेकर आएंगे, दूसरा ये कि उसको आहिस्ता आहिस्ता इस चीज से जो है ना वो ओवरकम करने के लिए कहेंगे। हर सेशन में हम उसको मोटिवेट करेंगे, उसको गाइड करेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसको इसके जो है ना वो डिसएडवांटेजेस बताएंगे, और जिन चीजों के एडवांटेजेस हैं उनकी तरफ लेकर आएंगे। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ही आएंगे। जिस तरह से स्मोकिंग भी अगर कोई बंदा करता है तो वो अचानक से स्मोकिंग से कोई कभी भी नहीं करेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता करेगा। उसको
साल 6 महीने लग जाएंगे कि उसका, अगर तो वो अच्छे से, अगर कोई बहुत एक्सपर्ट होता है तो उसको मोटिवेट कर देता है, उसकी काउंसलिंग में वो कन्विंस कर सकता है उसको, तो फिर वो पेशेंट जो है वो जल्दी क्विट कर सकता है विद इन 5 to 6 months, और वरना मैम तो लॉन्ग इसके टर्म अलावा चलता हम ही है। डोजेस भी तो चेंज कर सकते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम पैचेस, स्मोकिंग जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं, जो जी चेन स्मोकर्स होते हैं, उनको हम पहले पैचेस पे लेके आ जाते हैं, उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल फिर लेकर आहिस्ता आते आहिस्ता। हैं, बिल्कुल लेकर आते हैं। जैसे आजकल बहुत मैंने सुना है कि अगर आपने क्विट करना है तो आप वेप यूज कर लें या इस तरह से, तो ये बहुत सी जो है ना वो एग्जैक्टली। डिफरेंट चीजें होती हैं। तो बिल्कुल, लेकिन उन्हें भी क्विट करने में आपको टाइम लगता है ना। आप वेप पे आते हो, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज से क्विट करते हो। अगर आपने किसी चीज की तरफ जाना है तो भी आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, आप अचानक से छलांग लगा के ऊपर वाले स्टेयर्स पे नहीं जा सकते, ऊपर वाले स्टेप पे मैम नहीं ये जा सकते। मैम वेप तो आई मैम मेरा थिंक क्वेश्चन सिगरेट से भी ज्यादा वो है, पी डेंजरस। के बगैर जब तक वो चाय ना लेगा ना नींद भी नहीं आती, इवन इस बिल्कुल, हद और तक कुछ वो लोगों का सर दर्द नहीं उतरता, तो ये भी, इसमें भी हमारी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि मेरा सर दर्द नहीं उतर रहा, मैं चाय पीऊंगी तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा, मैं कॉफी पीऊंगी तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है ना वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मैम मेरा टाइम बिल्कुल क्वेश्चन मॉर्निंग है। एक काउंसलिंग का सब्जेक्ट मेरा होता है, क्या उसमें ये सब कुछ बताया जाता है बेटा, बेसिकली। हम लोग एक सेशन और भी कर सकते हैं। एक्चुअली आई हैव टू गो, मेरा एक और सेशन है 9 o'clock, तो मुझे उधर उसके लिए भी जाना है। तो बेटा, अगर बच्चों, अगर आपको और क्वेश्चनिंग है तो आप एक और सेशन हम अरेंज करवा लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो देख लें आप लोग, ठीक है, क्योंकि मेरा एक और सेशन है तो मैंने वहां भी वो भी ज्वाइन करना है 9 o'clock। यस मैम, श्योर, इट्स ओके। मैम ठीक है, बस एक थैंक यू। जी थैंक यू। बाकी मैं किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इशू हो, किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो रिगार्डिंग हमारे सिलेबस के, या कोई मील प्लान के एकेडमिकली और क्लिनिक के लिहाज से कोई भी चाहिए हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, आई विल हेल्प यू। जो फातिमा है या तहरीम है वो आपके साथ मेरा इंस्टा लिंक शेयर कर देंगी, ठीक है। आप लोग वहाँ सवाल कर लीजिएगा। यस मैम। ओके बेटो, Okay, ma'am. थैंक Thank यू, you so much अल्लाह for your थैंक हाफिज। यू time. सो मच मैम, थैंक अल्लाह यू, हाफिज। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।